आप सभी मित्रों को नमस्कार। रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह इस एकाग्र की 5वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ स्मृति शुक्ल जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी। और आज मैं जन सुलभ पुस्तकालय को और आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे प्रिय रचनाकार आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित इस व्याख्यान माला का मुझे भागीदार बनाया और रमेश चंद्र शाह जी के डायरी और संस्मरण साहित्य पर अपने विचार साझा करने के लिए मुझे यह मंच, यह अवसर प्रदान किया। आज इस मंच पर जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार जन, सुधी जन, साहित्य प्रेमी जन जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और सभी को अभिवादन प्रेषित करती हूँ। मुझे बहुत हर्ष है कि आज मैं रमेश चंद्र शाह जी पर कुछ कह पा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रमेश चंद्र शाह जी से मेरा परिचय उनके साहित्य के माध्यम से विद्यार्थी जीवन में ही हो गया था। जब मैंने उनकी छायावाद की प्रासंगिकता पुस्तक पढ़ी थी, जब मैं एमए में थी हिंदी साहित्य में, तो एक आदर का भाव, आदर के साथ एक लगाव का भाव, मुझे लगता है कि आप किसी साहित्यकार से नहीं भी मिले हैं लेकिन उनका साहित्य पढ़कर आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं रमेश चंद्र शाह जी से एक श्रद्धा भाव जुड़ गया और उनका निरंतर में साहित्य पढ़ती रही। जब से उनकी जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई, उस समय मुझे याद है कि उनकी शब्द निरंतर और भूलने के विरुद्ध, ये 2 आलोचना पुस्तकें मैंने अपनी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। और तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि शाह सर से मैं कभी मिलूंगी भी और कभी उनका इतना स्नेह मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो मुझे निरंतर मिलता रहा है, आज भी मिलता रहता है। रमेश चंद्र शाह जी पर अभी पिछले 5 दिनों से हम सब सुन रहे हैं। शाह सर का पहले दिन हमने उनकी जो आत्मकथा के अंश थे वो सुने थे। फिर प्रयाग शुक्ल जी से बहुत सुंदर संस्मरण, बहुत ही सहजता से जिस तरह से वो सुना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक लंबा कालखंड, जो पुराना समय है, उसको हम सब श्रोता जी रहे हैं। और कल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब शाह सर के जो आत्मीय जन थे, उनके जो भाई थे और अदिति शाह ने जो संस्मरण सुनाया, तो शाह सर के संस्मरण तो हमने सुने ही है और शाह सर ने जिन साहित्यकारों का सानिध्य पाया और जिनसे वो अपने जीवन में मिले, उस पर उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। उनकी पुस्तक, संस्मरण पुस्तक आई थी आवाहयामी, उसी पर मैं बात करूंगी, उसी पर जो संस्मरण है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऋषि परंपरा है और जितने भी हमारे मनीषी हुए हैं, उसी परंपरा के रमेश चंद्र शाह जी भी हैं, जो अपने एकांत में निरंतर साधना कर रहे हैं और एक तप कर रहे हैं साहित्य का लोक कल्याण के लिए। उन्होंने लिखा है अपनी नदी भागती संग्रह की भूमिका में कि बचपन में मुझे साहित्यिक परिवेश जैसा, वातावरण जैसी कोई बात, कोई चीज तो नहीं मिली, लेकिन परिवेश यानी चराचर परिवेश केंद्रिक को जगाने के लिए पर्याप्त था, जिसे भाव दीक्षा कहा जाता है। और ये थी उनकी प्रकृति, प्रकृति के प्रति उनका जो लगाव था। और प्रकृति हमेशा उनकी सहचरी रही है। उनकी हर रचना में, चाहे उनका गद्य हो, चाहे उनकी कविताएं हो, उपन्यास हो, वो अनिवार्य रूप से मौजूद रही है, अनिवार्य रूप से उपस्थित रही है। संस्मरण क्या है? संस्मरण दरअसल स्मृतियों की अनमोल मंजूषा है। किसी श्रेष्ठ रचनाकार की स्मृतियां जब अपने समान धर्मी साहित्यकारों से जुड़ी हो, तो ये न केवल एक साहित्यिक महत्व की हो जाती है, बल्कि उस रचनाकार के रचना कर्म को आलोकित करते हुए उसके समूर संपूर्ण व्यक्तित्व को पाठक के सामने
या श्रोता के सामने मूर्त कर देती। आवाहयामी में 28 संस्मरण है। ये संस्मरण अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, वीरेंद्र कुमार जैन, बालकृष्ण राव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त, डॉक्टर रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, श्रीपत राय, मलयज, श्री राम वर्मा, प्रसिद्ध दार्शनिक गोविंद चंद्र पांडे, श्रीकांत वर्मा, विद्यानिवास मिश्र और त्रिलोचन जिसमें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त 2 संस्मरण रमेश चंद्र शाह जी के परिजनों पर हैं, जिनमें एक तो उनकी प्रिय पत्नी ज्योत्सना मिलन जी पर है और दूसरा संस्मरण है उनके बुआ के बेटे शंभू दास जी पर। अब आप लोगों को लग सकता है कि इन साहित्यकारों में 2 परिजनों पर संस्मरण क्यों शामिल किए गए। तो मैं बता दूं कि ज्योत्सना मिलन जी पर तो संस्मरण इसलिए लिखा है कि वो स्वयं साहित्यकार रही है। ज्योत्सना मिलन जी हिंदी की कवित्री रही हैं। और दूसरा संस्मरण जो शंभू दासजी पर है वो लिखा जाना जरूरी था, इसलिए क्योंकि वो शंभू दासजी ही थे जिन्होंने रमेश चंद्र शाह के अंतस में जमे साहित्यिक बीज को पुस्तकें देकर, आर्थिक सहायता देकर, स्नेह और प्रेरणा का खाद पानी देकर और एक ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का आलोक देकर अंकुरित होने और सुदीर्घ विशाल वट वृक्ष बनाने का अवसर प्रदान किया था। शंभू दासजी की स्मृतियां जब रमेश चंद्र शाह को टेरती हैं तो रमेश चंद्र शाह जी एक बच्चे बन जाते हैं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बनकर अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं। जब शंभू दासजी से शाह सर पहली बार मिले थे तो उनके व्यक्तित्व के सम्मोहन में बंधते चले गए थे। ऐसे बंधे कि लिखते हैं कि जो शर्मीला और दब्बू बच्चा था, जो अंतर्मुखी स्वभाव का था, जो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, वो बच्चा उनकी प्रेरणा से वहां अल्मोड़ा में एक पत्र निकला करता था, शक्ति नाम था उसका, दैनिक समाचार पत्र। वहां कार्यालय में चला जाता है और अपनी कविताएं धड़ाधड़ सुनाने लगता है संपादक को। तो ये शंभू दासजी ही थे जिन्होंने लेखक का व्यक्तित्वांतरण किया। स्वयं के ऊपर भरोसा करना शंभू दासजी ने ही सिखाया। उन्होंने ही प्रसिद्ध चित्रकार और योगी D.H. लॉरेंस के मित्र बूस्टर से उन्हें मिलवाया और बचपन में शाह जी को ये आश्वस्ति दी, ये कहते हुए कि यार रमेश, तुम तो नेचुरल पोएट हो। और एक बार कहा, यार रमेश, तुम तो सचमुच इंटेलिजेंट हो। तो ये जो दोनों वाक्य थे ये लेखक के हृदय पर एक शिलालेख की तरह अंकित हो गए, जो कभी नहीं मिटे। रमेश चंद्र शाह ने लिखा इस संस्मरण में कि कई बार ऐसा हुआ कि कभी किसी की उपेक्षा भी मिली, तिरस्कार भी मिला। और ये शुरू की बात है। देखिए, जब किसी में प्रतिभा होती है, जब किसी में एक योग्यता होती है, परिश्रम जो कर सकता है, तो जितने बहुत सारे लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और बहुत सारे लोग कहीं उपेक्षा भी करना शुरू करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शासन ने महसूस किया होगा और लिखा है कि शंभू दासजी की ये वाक्य किसी तिरस्कार में, किसी उपेक्षा में एकदम प्रेरणा की तरह खड़े हो जाते थे और मजबूत बनने की शक्ति देते थे। तो ये जो शक्ति है, ये जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं उसमें शंभू दासजी का योगदान है। शंभू दासजी स्वयं अच्छे कहानीकार थे और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य के अध्येता थे। तो बालक रमेश चंद्र शाह के जीवन में उनका आगमन एक ताजी हवा के झोंके की तरह था, जिन्होंने उन्हें एकदम साहित्य के प्रति उन्मुख कर दिया था। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि संस्मरण शंभू दासजी पर जो केंद्रित है वो उन्होंने आवाहयामी में उसको स्थान दिया है। आवाहयामी का दूसरा संस्मरण प्रयोगवाद के पुरोधा अज्ञेय पर है। अज्ञेय से रमेश चंद्र शाह जी का परिचय 1954 में हुआ था। देखिए, इतना पुराना परिचय है। और तब अज्ञेय जी का संग्रह आया था इत्यलम। उनकी कविताएं पढ़ी थी और पाठक के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी साहित्यकार से जो जुड़ाव होता है नए साहित्यकार का,
वो एक पाठक के रूप में ही होता है। तो उनकी कविताओं को पढ़कर रमेश चंद्र शाह ने अज्ञे जी से मुलाकात की अल्मोड़ा में, क्योंकि उस समय अज्ञे अल्मोड़ा आए हुए थे। और रमेश चंद्र शाह जी को खुद आश्चर्य है कि अज्ञे जी ने बहुत उन्मुक्त होकर, बहुत खुलकर उनसे बात की थी। जिन अज्ञे के बारे में प्रसिद्ध है कि वो किसी से भी सबसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मितभाषी थे, कम बोलते थे। और रमेश चंद्र शाह से पहली ही मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बातें, ऐसा इसलिए था कि अज्ञे ने समझ लिया था कि जो मानसिक धरातल है, जो बौद्धिक धरातल है रमेश चंद्र शाह जी का, वो उनके समान है, और इसलिए उन्होंने इतनी मुखरता से बात की थी। ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण में रमेश चंद्र शाह जी ने अज्ञे के सर्जक व्यक्तित्व की अनवरत दीप्ति को आका है। ये शीर्षक उन्होंने दिया है संस्मरण का, मैं हूं तो वह भी है। ये अज्ञे की एक पंक्ति है कविता की, और वही शीर्षक उन्होंने दिया है। तो इस संस्मरण में यदि हम देखें तो एक साहित्यिक युग पूरी तरह से स्पंदित है। साहित्यिक जगत में अज्ञे के संबंध में, उनके व्यक्तित्व के संबंध में जितनी सारी बातें हैं, उनके उत्तर यदि इस संस्मरण को हम पढ़ते हैं तो मिल जाते हैं हम। उन्होंने लिखा है कि नहीं, वात्स्यायन जी जीवन और समाज से मिली सारी कड़वाहटों के बावजूद कटु नहीं हो पाए, बल्कि उत्तरोत्तर सौम्य और प्रशंसात्मक होते चले गए, क्योंकि सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध की उनकी जीवन व्यापी दोहरी साधना प्रारंभ से ही एकाग्र और एकानुमुखी रही है। इस संस्मरण की खूबी यही है कि चूंकि रमेश चंद्र शाह जी ने अज्ञे को बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, अज्ञे साहित्य की एक एक बारीकियों से परिचित है, चाहे वो गद्य साहित्य हो, चाहे उनकी कविताएं हो। तो जब वो लिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि रमेश चंद्र शाह जी का जो आलोचक रूप है वो भी इसमें प्रकट हुआ है। अज्ञे के कई पत्रों का उल्लेख भी संस्मरण में है। अज्ञे पत्रों के माध्यम से रमेश चंद्र शाह जी से संपर्क बनाए रखना चाहते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनसे मैं लगातार संवाद रखना चाहता हूं। तो ये संस्मरण बहुत कुछ कहता है। जैनेन्द्र कुमार जी से रमेश चंद्र शाह का परिचय भी बहुत पुराना है, और उनकी पहली मुलाकात जैनेन्द्र कुमार जी का जो दरियागंज वाला घर था उसमें हुई थी। इस मुलाकात में चर्चा का विषय रमेश चंद्र शाह जी की पुस्तक, जिसकी बात मैंने अभी की थी, छायावाद की प्रासंगिकता, वो थी। उस पर उन्होंने काफी चर्चा की। और रमेश चंद्र शाह के उपन्यास गोबर गणेश और किस्सा गुलाम को पढ़कर जैनेन्द्र ने उन्हें कई पत्र लिखे। इन्हीं पत्रों में लिखा था उन्होंने कि प्रिय रमेश, तुम्हारा नया उपन्यास रुचि पूर्वक आद्यंत पढ़ गया। कई प्रसंगों पर तो रोकना मुश्किल हो गया, आंसू रोकना मुश्किल हो गया। संवाद इतने मार्मिक थे, पीड़ा इतनी थी गहरी कि उस बटोरी नहीं जा रही थी, और ऐसी कृति को पढ़कर तो मैं धन्य हो गया। तो ये उनके उपन्यासों पर जैनेन्द्र कुमार जी की प्रतिक्रिया थी। जैनेन्द्र कुमार का ये जो संस्मरण है वो मैं नहीं वह शीर्षक से है, और इसको पढ़कर पाठक बहुत कुछ पा जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसी ऐसी घटनाएं इस संस्मरण में दर्ज है जो किसी साहित्यिक कृति में हमें नहीं मिलती। जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र उपन्यास पर जो अनुवाद वाला प्रसंग है, जो शायद मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, मुझे पहली बार इस संस्मरण से ज्ञात हुआ था, तो ये नया था मेरे लिए बिल्कुल। इस संस्मरण में रमेश चंद्र शाह की तर्क संगत विवेक दृष्टि, संवेदनाओं का प्रवाह और स्मृति के साथ काल की निरंतरता चलती रहती। और जब पाठक इसको पढ़ता है तो लगता है कि हाँ, वो जैनेन्द्र कुमार जी के साथ है, उसी काल में है, लगभग 50-60 वर्ष पीछे पहुंच गया है। तो ये उनके लेखन की जो शैली है, जो सीधे पाठक के हृदय में उतरती है, ये बहुत बड़ी खास बात है। मुक्तिबोध अंतःकरण का आयतन शीर्षक से मुक्तिबोध पर लिखा संस्मरण सचमुच विस्मित कर देने वाला है। यह संस्मरण अद्भुत कथा रस से भरपूर है और सन 1962 से प्रारंभ होता है। तो वाकया ये है कि लहर पत्रिका में मुक्तिबोध की कविता छपती है, चौराहे,
और इसको रमेश चंद्र शाह जी पढ़ते हैं और पढ़कर एक लंबा पत्र लिखते हैं उन कविताओं पर प्रतिक्रिया स्वरूप लिपिबद्ध करके भेज देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि शायद मुक्तिबोध उस पत्र का जवाब देंगे। लेकिन लिखते हैं कि दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, बरस बीत गए, पत्र को नहीं आना था तो नहीं आया और इसके बाद उनकी ये प्रतीक्षा निष्फल रही। फिर बाद में उनको पता चला कि मुक्तिबोध जी अस्वस्थ हैं और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हैं। तो रमेश चंद्र शाह जी अपने मित्र केशु के साथ उनसे मिलने गए, उनको देखने गए और परसाई जी वहां पे थे मुक्तिबोध के साथ। तो परसाई जी ने परिचय कराया कि ये रमेश चंद्र शाह जी आपसे मिलने आए हैं। तो लिखते हैं कि वो एकदम चौंक गए, चौंक के बिस्तर से उठ गए और कहते हैं, अरे भाई तुमने कितना सुंदर पत्र लिखा था। और मैं क्या बताऊं कि वो पत्र मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिया था और फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गया, नहीं मिला। उसके बाद कहा कि भारती में तुम्हारी कविताएं पढ़ी थी। तो वो कविताओं की 4 पंक्तियां मुक्तिबोध जी सुना देते हैं। अब रमेश चंद्र शाह जी एकदम मतलब विस्मित हो जाते हैं, हर्ष भी हुआ और विस्मय भी हुआ कि उनके प्रिय रचनाकार, प्रिय कवि मुक्तिबोध को उनकी कविताएं याद है। फिर अस्वस्थता में भी मुक्तिबोध जी ने उनका हाथ पकड़ा और लगभग आधा घंटे तक बातें करते रहे। ये सारी बातें साहित्य को लेकर हुई थी। जिनेंद्र कुमार जी पर जब बात चली तो मुक्तिबोध ने कहा कि मैं उनको बड़ा कहानीकार मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ सर्जक के रूप में कि वो वात्स्यायन जी से भी बड़े हैं, ऊंचा मानता हूँ उनको, लेकिन उनका चिंतक और विचारक रूप मुझे उतना नहीं छूता। उनमें मुझे एक तरह की सोफेस्ट्री नजर आती है। तो ये उनका मुक्तिबोध का अपना नजरिया था जिसको उन्होंने रमेश चंद्र शाह जी से व्यक्त किया था। इसमें एक और रोचक घटना का उल्लेख है। अब देखिए कि मुक्तिबोध जी पर जो पुरस्कार स्थापित किया गया था 2015 में, इसका पहला पुरस्कार उनको मिला था, रमेश चंद्र शाह जी को देने की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार था महाराष्ट्र मंडल रायपुर की ओर से। तो रमेश चंद्र शाह जी उस पुरस्कार को लेने जाते हैं रायपुर 2015 में और यही वाकया जो मैंने आपको सुनाया वो सुनाते हैं, बात करते हुए मुक्तिबोध जी को स्मृत करते हुए। और ये उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी, इसका जिक्र उन्होंने किया और पत्र का भी जिक्र किया और कहा कि मुक्तिबोध जी ने कहा था कि मैंने वो पत्र जो है अपने पुत्र को पढ़ने के लिए दिया था, ना जाने कहाँ गुम हो गया। तो इतने में श्रोताओं के बीच से एक आवाज आती है कि पत्र जो है वो गुमा नहीं है, पत्र बाकायदा सुरक्षित है और पत्र प्रकाशित भी हुआ है। तो ये आवाज किसकी थी? मुक्तिबोध के पुत्र रमेश मुक्तिबोध जी की, जिन्होंने पत्र सुरक्षित रखा हुआ था। और मुक्तिबोध के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, मुक्तिबोध को जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं, उन साहित्यकारों के पत्रों में ये शामिल किया गया है। तो रमेश चंद्र शाह जी एकदम फिर आश्चर्य में आ गए कि कैसे हो सकता है कि 50-55 साल पुराना पत्र जो है वो उनका लिखा हुआ सुरक्षित है। तो इसमें इस संस्मरण में भी मुझे ये लगा कि रमेश चंद्र शाह जी का आलोचक रूप भी आया है। इतनी सारी बातें हैं रोचक ढंग से, कहानी भी है। मुझे ये लगता है कि आवाहयामी के संस्मरणों में कई विधाओं की आवाजाही है, क्योंकि रमेश चंद्र शाह जी कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और आलोचक भी हैं। तो आलोचक रूप भी बहुत बार कविताओं पर टिप्पणियां करने लगते हैं वो इन संस्मरणों में। तो ये बहुत पाठक को बहुत कुछ मिल जाता, बहुत कुछ पाठक पा जाता है। उन्होंने लिखा है कि जाने क्यों मुक्तिबोध की जीवन व्यापी वेदना और जीवन बोध मुझे दोस्तोयेवस्की के पड़ोस का प्रतीत होता है। और रमेश चंद्र शाह जी को लगता है कि मुक्तिबोध ने जो लंबी कविताएं लिखी हैं, यदि उपन्यास को अपने कथ्य में ढाला होता तो संभवतः उन्हें लंबी कविताओं की तुलना में भरपूर उन्मोचन हासिल हुआ होता। ये बात तो मुक्तिबोध ने भी लिखी है कि मैं अपनी सारी जो कविताएं हैं, लंबी कविताएं और कुछ और कविताएं जो मुझे समाप्त, उन्होंने कहा था कि मैं कविताएं लिखता जाता हूं, लेकिन मुझे समाप्त करने की कला नहीं आती और मैं अपनी हर कविता पर एक कहानी
लिखना चाहता हूँ। और ऐसा हुआ भी है कि ब्रह्म राक्षस कविता पर उन्होंने ब्रह्म राक्षस कहानी भी लिखी है शीर्षक से, इसी शीर्षक से। और अंधेरे में कविता जो है उनकी, उस पर अंधेरे में शीर्षक से कहानी भी लिखी है। तो मुक्तिबोध की कविताओं में कहानियों के अंतर सूत्र छुपे हुए हैं, और यह बात रमेश चंद्र शाह जी ने पहचानी है। और ये लिखा है कि यदि उपन्यास लिखते तो और अधिक भावों का उन्मोचन किया होता मुक्तिबोध जी ने। अब एक और संस्मरण है जो कि वीरेंद्र कुमार जैन जी पर है। ये हम सभी को पता है कि वीरेंद्र कुमार जैन जी की पुत्री से उन्होंने ज्योत्सना जी से विवाह किया, बाद में उनके ससुर जी बने। लेकिन इसके पहले वो उन्हें एक सर्जक के रूप में, कवि के रूप में ही जानते थे। और भारतीय जो पत्रिका निकाला करते थे वीरेंद्र कुमार जैन जी, उस भारतीय पत्रिका से वो जुड़े हुए थे। उसी पत्रिका में रमेश चंद्र शाह जी की अनाग्रह मौन शीर्षक से एक कविता छपी थी। और पहले पहल जब उन्होंने आलोचना लिखना प्रारंभ किया था, कार्ल युंग के मनोविज्ञान पर एक लेख लिखा था, वैचारिक निबंध, वो प्रकाशित होने के लिए भेजा था। तो वीरेंद्र कुमार जैन का एक लंबा पत्र उन्हें मिला था, जिसमें उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि आपका जो लेखन है, मतलब तब रमेश चंद्र शाह जी बहुत कम उम्र के रहे होंगे, मुझे लग रहा है 25-26 साल के रहे होंगे, तब का ये वाकया है। तो उस प्रशंसा से वो बहुत ज्यादा खुश हुए रमेश चंद्र शाह जी, और लिखते चले गए। तो वीरेंद्र कुमार जैन जी पर जो संस्मरण है वो उनके संपादक व्यक्तित्व को, उनके रचनाकार व्यक्तित्व को मुखरित करता है। वीरेंद्र कुमार जैन की कविताओं का भी तटस्थ मूल्यांकन और उनके व्यक्तित्व का तटस्थ मूल्यांकन इस संस्मरण में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ माध्यम पत्रिका के प्रधान संपादक बालकृष्ण राव से भी मिलने गए थे शाह साहब, क्योंकि इलाहाबाद से तो उनका गहरा नाता है। तो इलाहाबाद में रमेश चंद्र शाह जी बहुत सारे साहित्यकारों से मिलते थे। तो बालकृष्ण राव का संस्मरण जो है उसमें बहुत सारी बातें हैं। पान, उनका जो प्रेम है, पान का प्रेम, उस पर बात की गई है। बहुत दिलचस्प है ये, और कई रोचक और नई जानकारियों से भरा हुआ है। माध्यम पत्रिका का संपादन बालकृष्ण राव जी ने अनेक वर्षों तक किया था, लेकिन जब अचानक से माध्यम बंद हुई तो वो काफी दुखी हो गए थे, काफी उनको खराब लगा था। और रमेश चंद्र शाह जी को उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा था और इस पीड़ा को अभिव्यक्त किया था। उन्होंने अपने गुरुओं पर संस्मरण लिखे हैं, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के जगदीश चंद्र गुप्त जी पर, डॉक्टर रघुवंश पर और शाही साहब पर। तो अनूठे दीक्षा गुरु शीर्षक से जो संस्मरण है वो जगदीश गुप्त और रघुवंश पर लिखे गए हैं। इन संस्मरणों में दोनों व्यक्तित्व के उदार और प्रेरक स्वभाव का चित्रण हमें मिलता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने डॉक्टर रघुवंश के घर में रमेश चंद्र शाह जी से आग्रह किया था कि वे अज्ञे की का जो नया संग्रह आया है, आंगन के पार द्वार, उसकी समीक्षा लिखें। क्योंकि जगदीश चंद्र चतुर्वेदी जी उस समय का ख ग नाम से एक पत्रिका निकाल रहे थे। इस पत्रिका की बहुत प्रसिद्धि थी उस समय में। तो रमेश चंद्र शाह जी ने वो आलोचनात्मक लेख लिखा, और ये लेख ऐसा था कि जिसने रातों रात प्रसिद्धि दिला दी थी रमेश चंद्र शाह जी को। आलोचक के रूप में वो स्थापित हो गए थे। रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश जी ने बहुत प्रशंसा की रमेश चंद्र शाह की, उनको बधाई दी, लेकिन एक बात कही थी, वो उनके गुरु थे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, सच्चे हितैषी की तरह आगाह किया कि अपनी प्रशंसा से आत्ममुग्ध मत हो जाना, अपने सामने हमेशा चोटी के लेखकों को मानदंड की तरह रखना। और ये बात सीखने की है। और रमेश चंद्र शाह जी ने तो अपने गुरु की बात ये हमेशा मानी है। और हमेशा आप देखिए कि कितना उन्होंने पढ़ा है। जब आप उनकी डायरियां पढ़ते हैं, जब आप उनके संस्मरण पढ़ते हैं, तो मुझे तो लगता है कि रमेश चंद्र शाह जी ने इतना अध्ययन किया है कि शायद बहुत कम लोग होंगे जितना इतना पढ़ पाते होंगे। प्रयाग शुक्ल जी भी जब परसों बात कर रहे थे तो उन्होंने
बताया था कि रमेश चंद्र शाह जी जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा, कि वो नाटक देख के आते थे, रात में 9 बज जाता था, 9:30 10 बज जाता था, उसके बाद आके वो लिखते थे। और ये पूरा नाटकों पर उनके जो जो उन्होंने लिखा, प्रतिक्रिया दर्ज की है, ये संगना में प्रकाशित हुई थी। मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि, और ये मुश्किल से अभी 3-4 साल पुरानी बात है, कि जब नाटक देखे उन्होंने, नाटक देख के उन पर इतने लंबे लंबे लेख, उनकी समीक्षा की। तो ये उनका जो लगातार परिश्रम करना है, ये जिसको मैं साधना कहती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ कि एक योगी की साधना है, वो रमेश चंद्र शाह जी कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे साहित्यकारों पर, श्री लाल शुक्ल, श्रीपत राय, श्री राम वर्मा, विद्यानिवास मिश्र जी पर जो लिखे हुए संस्मरण है, एक अलग आस्वाद देते हैं, अलग अलग आस्वाद देते हैं। नवीन सागर जी की मृत्यु पर जो संस्मरण उन्होंने लिखा है, इसमें बहुत भावनाओं का आवेग है, एक तरह का पीड़ा का हाहाकार है। नवीन सागर की मृत्यु जब हुई तो उनको ये लगा कि दूसरों के लिए समर्पित रहने वाले नवीन सागर इतने जल्दी संसार को कैसे छोड़ सकते हैं। शैलेश मटियानी, गोविंद चंद्र पांडे, त्रिलोचन और अशोक सेक्सरिया पर लिखे संस्मरणों से को जब हम पढ़ते हैं तो इन सारे व्यक्तित्व को समझने की में हमें सहायता मिलती है। दरअसल ये संस्मरण जो हैं, ये बोलते शब्दों की जीती जागती तस्वीरें हैं। पाठक के सामने ऐसे जीवंत चित्र उभरते हैं कि पाठक स्वयं को भूलकर इन संस्मरणों में खो जाता है। और मुझे लगता है कि रमेश चंद्र शाह जी को सबसे अधिक कठिनाई हुई होगी संस्मरण लिखने में, वो अपनी प्रिय पत्नी ज्योत्सना मिलन जी की मृत्यु के बाद जो लिखा गया संस्मरण है, ये हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ये संस्मरण, इसमें उन्होंने ये माना है कि ज्योत्सना जी जो है वो उनके हृदय में रची बसी है, उनको वो स्मृति नहीं मान सकते, बल्कि वो तो कृति है। ज्योत्सना जी से रमेश चंद्र शाह जी का परिचय, ये हम सब ने पढ़ा है, हम सबको ज्ञात ही है कि ज्ञानोदय के नवोदित लेखिका विशेषांक में छपी उनकी कविताओं के माध्यम से हुआ था। नवोदित कविता वाले कॉलम में ये उनकी कविताएं प्रकाशित हुई थी। रमेश चंद्र शाह के मन में उन कविताओं का ऐसा असर हुआ, ऐसा उन कविताओं ने बांधा, कि वो फिर उस इंद्रजाल से कभी विलग ही नहीं हो पाए, छटपटा उठे उस कवित्री को पुकार लगाने के लिए। रमेश चंद्र शाह वीरेन जैन, मैंने बताया था कि वीरेंद्र कुमार जैन जी के बहुत निकट संपर्क में थे, पत्र लिखते थे, उनकी कविताएं छपा करती थी, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि ज्योत्सना मिलन जी उनकी बेटी। लेकिन जब पत्र लिखा और पता लिखने लगे तो लगा कि इस पते पर तो मैंने सैकड़ों चिट्ठियां पठाई हैं, तो ये जो लेखिका का पता है, कवित्री का पता है, और वीरेंद्र कुमार जैन जी का पता एक ही है। बाद में फिर उनको पता चला कि वीरेंद्र कुमार जैन जी की ही ये बड़ी पुत्री हैं, उनका प्रेम हुआ और उनका विवाह हुआ। ज्योत्सना मिलन जी के व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष इस संस्मरण में हैं। इससे पता चलता है कि ज्योत्सना जी सद्गुणों की खान थी। वे जितनी अच्छी रचनाकार थी, उतनी ही पाक कला में निष्णात थी। उनके पास व्यवहारिक बुद्धि थी, स्नेह था, सबका दिल जीतती थी। जितने भी साहित्यकार मित्र आया करते थे रमेश चंद्र शाह जी के घर में, तो उनका आतिथ्य करती थी और बहुत ही प्रेम से खाना बना के वो खिलाती थी। सहज कवित्री थी, अपने जीवन में समतावादी थी ज्योत्सना जी। विवाह लिखा है रमेश चंद्र शाह जी ने कि अपने विवाह, जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत के जो प्रारंभिक 8 साल थे, वो उन्होंने सीधी जैसे पिछड़े कस्बे के 3 कमरों के डिब्बा नुमा घर में गुजारे थे, क्योंकि वो मुंबई में रहती थी, महानगर में रहती थी। और अब रमेश चंद्र शाह जी को लगता है, संस्मरण को पढ़ के उन्होंने लिखा है, पढ़ के हम जान पाते हैं कि मुंबई जैसे महानगर में जन्मी, पली बड़ी और शिक्षित हुई ज्योत्सना जी के लिए सीधी जैसी जगह में रहना और बुरादे की सिगड़ी में खाना बनाना निस्संदेह एक कुंठाकारी परिवेश रहा होगा। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और प्रेम से उसी माहौल में रही। वहां उन्होंने पढ़ाई भी की, आगे अपना एमए भी किया था वहीं।
ज्योत्सना मिलन जी की एक आदत थी कि वो कभी भी कोई अन्याय देखती थी, जब भी उन्हें जो चीज गलत लगती थी, उस गलत का वो प्रतिकार जरूर करती थी, तत्काल प्रतिक्रिया देती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि देख भी लेते हैं और चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है। पर ज्योत्सना जी एकदम प्रतिक्रिया देती थी। किसी तरह का मुखौटा लगाना या दिखावा करना उनके स्वभाव में नहीं था। सेवा संस्था की संस्थापक इला बेन भट्ट की प्रेरणा से ज्योत्सना जी समाज सेवा से भी जुड़ी और बहुत काम उन्होंने किया है। उनका एक अलग ये संसार था जिसको कि रमेश चंद्र शाह जी ने बाद में जाना, उनकी मृत्यु के बाद जाना। लिखते हैं कि उनका खुद का अपना एक कितना व्यापक संसार फैला हुआ था जिससे कि शायद मैं अपरिचित ही रहा। और उन्होंने अनुसुईया पत्रिका का 28 वर्षों तक, जो हिंदी संस्करण था उसका 28 वर्षों तक संपादन किया था। हम जानते हैं कि उनकी कहानियां, उनके संस्मरण ज्योत्सना जी के, ये सब हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनका जो व्यक्तित्व था वो मानवीय व्यक्तित्व था, तो ये संस्मरण भी इस पुस्तक में सम्मिलित है। आवाहयामी के सभी संस्मरण किसी न किसी रचनाकार की स्मृतियों का आह्वान है। अतीत के कालखंड में जाकर कल्पना, अपनी कल्पना से पुनः उस समय को जीना, जीवंत और सशक्त भाषा में संस्मरण लिखना। मतलब जो मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षणों की बात की है, मुझे लगता है वो संस्मरण लिखते हुए ये बात यहाँ पर चरितार्थ हुई एकदम, कि उस अतीत को पुनः जिया है रमेश चंद्र शाह जी ने और इन संस्मरणों को लिखा है। एक चिंतक, विचारक, कवि, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक के रूप में शाह सर के लेखन का कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, ये सारी चीजें इन संस्मरणों में हमें दिखाई देती हैं। किन किन रचनाकारों की क्या भूमिका रही है, बचपन से लेकर आज तक रमेश चंद्र शाह जी ने अपने जो अग्रज साहित्यकार थे उनसे क्या सीखा है, क्या लिया है, ये सब कुछ इन संस्मरणों में दर्ज है। और ये इसके साथ साथ उनकी स्मृति, कल्पना, उनका मानवीय दृष्टिकोण, उनकी अपरिमित मेधा, प्रज्ञा, ये सब कुछ मिलकर इन संस्मरणों को विशिष्ट बनाती है। इन संस्मरणों को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना ये होता है कि जैसे हम साहित्य के लगभग 60 वर्षों के साहित्यिक प्रवाह को, बुद्धिजीवियों के, बुद्धिजीवी साहित्यकारों के व्यक्तित्व को, उनकी रचना प्रक्रिया को, उनके सृजन के आयामों को समग्रता से जान पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें इन संस्मरणों में जो घटनाएं दर्ज हैं, जो चीजें दर्ज हैं, वो कहीं और साहित्यिक पुस्तकों में नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो तो शाह सर की स्मृतियों में ज्यों की त्यों टकी हुई हैं, जिन्हें समय की दीर्घ परतें कभी भी धूमिल नहीं कर पाई। इन संस्मरणों का शिल्प ऐसा है जिनमें अनेक विधाओं की आवाजाही है, मेल मिलाप है। पाठक एक साथ कहीं कहानी, पत्र और जो आत्म निबंध है शाह सर के, मैं उनके निबंधों को ललित निबंध ना कह के एक तरह से आत्म निबंध ही कहना चाहूंगी। जो आत्म निबंध है, आलोचना है, संस्मरण और रेखा चित्र, उनका सबका समन्वित आनंद पाठक इन संस्मरणों से गुजरकर ले सकता है। ये जो उनके संस्मरण है ये पाठक को अपनी ओर खींचते हैं और हिंदी में जो संस्मरण साहित्य में कहीं लगता है कि एक बड़े अभाव की भी पूर्ति करते हैं। अब यदि रमेश चंद्र शाह जी की डायरी साहित्य पर बात की जाए, डायरी साहित्य पर बहुत बात की है। कल अर्पण जी ने भी उनकी डायरी अकेला मेला से कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए थे, तो मैं भी उनकी डायरियों पे कुछ बात करना चाहूंगी। रमेश चंद्र शाह जी ने अपनी डायरी अकेला मेला की भूमिका में लिखा है कि डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा है और गोपनीय विधा मानी जाती है, किंतु लिखने के पूर्व या लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कविता और कहानी भी न्यूनाधिक मात्रा में गोपनीय ही रहते हैं। पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब लेखक की अनुभूति भाषा में निबद्ध होकर, उसकी गोपन आंतरिकता से विलग होकर
सामने आ जाती है। अर्थात अब लेखक का जो निजी है वो सार्वजनिक हो जाता है। और आगे उन्होंने लिखा है इसी में कि डायरी, खास तौर से एक लेखक की डायरी, मुझे लगता है कि वो दूसरों के काम की चीज भी हो सकती है। ये दूसरों के काम की चीज कब होगी? जबकि उसमें दर्ज की हुई बातें ऐसी हों जिनमें बहुत अलग अलग स्वभाव, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक उनको उनसे जुड़ सकें, उनको साझा कर सकें। शाह साहब की जो डायरियां हैं उनमें प्रकृति है। आप देखिए अल्मोड़ा का या जहां भी वो घूमने गए हैं तो प्रकृति हमेशा है, और इसके बाद उनकी कुछ आत्म स्वीकृतियां हैं, साहित्य और साहित्यकार हैं, उनका परिवार है, आत्मीजन है, उनका सर्जक रूप है, जीवन और जगत, दर्शन पर गहरा चिंतन है, और शाह सर का जो आध्यात्मिक रूप है, क्योंकि उनके दो रूप है उनके व्यक्तित्व के, एक साहित्यकार रूप भी है और एक योगी रूप भी है। कभी कभी वो समाधि की अवस्था तक भी पहुंच गए हैं, ऐसा उनका आत्मकथा का अंश मैंने पढ़ा था अक्षरा में जो प्रकाशित हुआ था, तो मुझे पता चला था। और उनकी आत्मकथा पे भी बात करने की मेरी इच्छा है, लेकिन अभी मैं दो विधाओं पे ही बात करूंगी। शाह सर की जो आत्मकथा प्रकाशित होती है अक्षरा में, तो मुझे तो इंतजार रहता है मेरे जैसे ऐसे हजारों पाठक होंगे जो अक्षरा में शायद सबसे पहले शाह सर की आत्मकथा कांशी पढ़ते होंगे। उसके पहले जो सबद निरंतर आता था वो भी शायद सबसे पहले मैं पढ़ती थी, उसके बाद फिर पूरी पत्रिका पढ़ती थी। तो उनकी आत्मकथा में बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन डायरी विधा अलग है। उस डायरी में वो कहते हैं, डायरी जब हम पढ़ते हैं तो पाठक रचनात्मक आनंद को प्राप्त करता है। उनकी डायरी में अनेक विषय हैं। अनुभूति और विचार के धरातल पर रमेश चंद्र शाह जी को जो व्यक्ति और जो घटनाएं अच्छी लगी हैं उन्हें भी डायरी में सिलसिलेवार अंकित किया है। कहीं कुछ खटकने वाली बात भी लगी है तो भी वो भी अंकित है। कहीं उनको लगा कि किसी शिक्षण संस्थान में गए, कहीं लगा कि नहीं शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है, तो उस पे भी उसको भी उन्होंने बेबाकी से लिखा है। जहां कहीं भी उन्हें लगता है वो लिखते जाते हैं। और डायरी में यदि हम देखें तो तिथि अंकित है, समय अंकित है और स्थान अंकित ही है। एक अंश है भोपाल में लिखी है 29 सितंबर 2003 का, जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, ज्ञानी, संत, योगी से लेकर नर पिशाच तक, उदात्त से लेकर अधम कोटि तक के इस मानवीय वर्ण पर में, उन सबको हम न केवल अपने छोटे से जीवन में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से और पढ़ सुनकर, बल्कि अपनी सीमा से ही अनुभव और आत्म परीक्षण करके जान सकते हैं। और किसी को जानना, वो कहते हैं ये एक तरह का आत्मज्ञान ही है, जो आध्यात्म की बजाय साहित्य के में काम आने वाला आत्मज्ञान। देखिए एक रचनाकार जब किसी से मिलता है, जिन लोगों से मिला है वही तो उसकी रचना के पात्र हैं। चाहे उपन्यासों में आप देख लीजिए, शायद सर की कहानियों में देख लीजिए। जब अभी जन सुलभ पुस्तकालय ने ही मुझे कई बार अवसर प्रदान किया कि मैंने उनके कहानी पाठ को सुना है, तो उनकी जो बचपन है, अल्मोड़ा की जो दीदियां हैं जिनसे उनका स्नेह था, क्या क्या उन्होंने सीखा, वो सब कुछ वो पात्र जो जिनसे वो मिले हैं वो आते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक को पहचानना, ये जो आत्म परीक्षण वाली कला है, ये आत्मनिरीक्षण आध्यात्म में तो काम आता ही है, साहित्यकार के भी बहुत काम की चीज है। इस आत्मज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये यंत्रणा भी है, एक लेखक के लिए यंत्रणा भी है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है कि जो यंत्रणा के समान लगती है। आगे वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं, और ये शैली मुझे ऐसी लगी जैसे रामचंद्र शुक्ल जी जब कभी अपने निबंध लिखते हैं तो हल्का सा व्यंग का पुट आता है, जो जिसे हम विट कहते हैं। तो वो उस शैली में उन्होंने लिखा है कि धन्य है वे लोग जिनका कभी इससे साबका नहीं पड़ा, सबसे भले वे मूढ़मती जिन्हें न व्यापे जगत गति।
तो ये जो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि रमेश चंद्र शाह की डायरियां हिंदी साहित्य जगत में पाठक को बहुत कुछ देती हैं। कबीर की तरह आत्मज्ञान, जैसे कबीर को जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाबे अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। तो यही बात है कि जो चेतना संपन्न है, जो जागृत है, जो देख रहा है सब कुछ, तो कहीं इस संसार में उसे आनंद की प्राप्ति भी हो रही है और कहीं यातना भी मिल रही है, ऐसे लोगों का सानिध्य भी मिल रहा है। अब रमेश चंद्र शाह जी की जो डायरियां हैं, तो उसमें हम देखें कि डायरी लेखन कला में वो सिद्धहस्त है। उनकी अकेला मेला, इस खिड़की से, आज और अभी तथा जंगल जूही, और उसके बाद जो उनकी डायरी आई थी वो है कठिन समय में। इसी पर शायद मैं अपनी बात ज्यादा केंद्रित करूंगी। ये जो डायरियां प्रकाशित हुई उनमें कालखंड यदि देखा जाए तो 1981 से 1985 तक अकेला मेला का समय है, और दूसरी डायरी इस खिड़की से 1986 से 2000 तक का समय स्पंदित हो रहा है। तीसरी डायरी आज और अभी, इसका फलक 2004 से 2009 तक फैला हुआ है। चौथी डायरी जो है जिसका शीर्षक है जंगल जूही, ये 2009 से 13 तक का समय इसमें है। और जंगल जूही में दरअसल रमेश चंद्र शाह जी ने जो यात्राएं की थी, नागार्जुन कोंडा की, हम्पी की, भोंगीर का किला है, तो यात्रा के दौरान ही ज्यादातर अंश इस डायरी का लिखा गया है। इन डायरियों में उनका सर्जक व्यक्तित्व भी है, चिंतक व्यक्तित्व है, पारिवारिक और सामाजिक और दार्शनिक रूप उनका उभर कर सामने आया है। अपने दैनंदिन जीवन की पारिवारिक सामाजिक जो घटनाएं हुई हैं, उसके अलावा बहुत सारे अनुभव, शाह साहब के संपर्क में जो व्यक्ति आए हैं, जो कलाकार आए हैं, जो फिल्म निर्माता आए हैं, उनका परिवार भी आया है, उनकी दोनों बेटियां, उनकी ये बेटी राजुला और शंपा, ये दोनों बेटियां भी कई बार आई हैं। तो ये सब कुछ इन डायरियों में दर्ज है। रमेश चंद्र शाह जी की जो पांचवी डायरी है कठिन समय में, ये 2018 में प्रकाशित हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं दिल्ली में थी, अपने किसी पारिवारिक कार्य से दिल्ली गई थी उस समय। तो रमेश चंद्र शाह जी का फोन आता है कि स्मृति, मेरी डायरी आ गई है कठिन समय में, और मैं चाहता हूँ कि इस डायरी की सबसे पहली पाठक तुम बनो, तो इसको मंगा लो। तो मैंने तुरंत ऑर्डर किया अमेजोन से, वो डायरी मेरे पास आई। और मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरी रात लगातार बैठ के उसको जाग के डायरी खत्म की। सुबह शाह सर से बात की तो शाह सर खुश हो गए। उनका कहना ये भी होता है कि एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था कि हिंदी का ये दुर्भाग्य है कि हिंदी में लेखक लेखक बहुत हैं और पाठक बहुत कम हैं। तो उनको मेरा पाठक रूप शायद अच्छा लगता है। और शाह सर से फिर मैंने कहा भी था कि इसमें एक दो जगह गलतियां रह गई हैं, ओरहान पामुक का पामुक को कुछ और गलत प्रिंट हुआ है। तो फिर बहुत हंसे, बोले कि हाँ, हिंदी में ये गलतियां, प्रूफ की जो अशुद्धियां ये रह जाती हैं। तो ये डायरी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि शाह सर ने मुझसे कहा था कि इसको आप इसको स्मृति तुम पहले पढ़ो। और जब डायरी मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि एक जगह मेरा भी नाम अंकित है, और डायरी में एक पूरा पैराग्राफ मेरे लिए भी उन्होंने लिखा है। ये डायरी शुरू होती है 15 सितंबर 2009 से, जब वो जयपुर गए थे और रांगे राघव पुत्री सीमांतनी से मिले थे। तो सीमांतनी का जिक्र किया है। और उसके बाद 23 सितंबर 2017 को कैलाश चंद्र पंत जी जो पावस व्याख्यान माला आयोजित करते हैं, और शरद व्याख्यान माला, तो शरद व्याख्यान माला पर जाके समाप्त होती है। ये डायरी भावप्रवण है, कुछ कुछ मुझे आत्मकथात्मक लगी, और साहित्यिक डायरियों की श्रेणी में ये एक श्रेष्ठ डायरी है। दरअसल यह डायरी टुकड़ों टुकड़ों में फैली हुई सर्जना है। इस डायरी में भी हम पाठक बहुत सारी चीजें पाते हैं एक साथ। आप इसको पढ़ेंगे तो इतने सारे साहित्यिक संदर्भ हैं। मुझे आश्चर्य हुआ
कि शाह सर इतनी उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं, ना केवल भारतीय साहित्य, दर्शन। हम सबको पता है कि उन्होंने भर्तरी के शतक का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अंग्रेजी विभाग है इसको पाठ्यक्रम में भी उन्होंने शामिल किया है। तो ये जो डायरी है, इसको जब पढ़ते हैं हम तो लगता है कि जब यदि वो कोई फिल्म देखी, उन्होंने कोई विदेशी फिल्म देखी, कोई फिल्म देखी, तो फिल्म पे इतना सारा उनका जो चिंतन है वो सामने आ जाता है, टिप्पणियां आ जाती हैं। देश का कोई युवा कलाकार है, युवा कथाकार है, कहानीकार है, हिम्मत शाह पे उन्होंने बहुत लिखा इस डायरी में। तो सब पर वो लिखते हैं, और एक साथ पाठक बहुत सारी चीजों का निचोड़ इस डायरी में पा जाता है। यशदेव शल्य से उन्होंने मुलाकात की थी जयपुर में, तो चिंता करते हैं कि उनकी स्मृति विभ्रम के जिस दौर से वो गुजर रहे थे, क्योंकि यशदेव शल्य जी का वो रूप देखा है रमेश चंद्र शाह जी ने, जो उनका दार्शनिक रूप था, चिंतक रूप था, और पत्राचार लंबा हुआ है दोनों का। मतलब एक साथ मुझे लगता है रमेश चंद्र शाह जी दार्शनिकों से भी बहुत गहरे उनके संबंध रहे हैं, जो चोटी के दार्शनिक थे, साहित्यकारों से, क्योंकि उनकी रुचि आध्यात्म में भी है शाह सर की। तो यशदेव शल्य जी की जब वो ऐसी स्थिति देखते हैं तो उनको बहुत चिंता होती है, और यहीं पर हिम्मत शाह के शिल्पों के संसार में विचरते हैं, और फिर उनको लाइबनिस की जो एक चीज है, जो जिसको वो चिद बिंदु कहता, मोनेट, उसकी बात याद आती है, और लिखते हैं उनके शिल्पों को देखकर, शिल्प के संबंध में ये बात कही है कि चिद बिंदु जो पदार्थ नहीं ऊर्जा है, इसलिए वह अविभाज्य और अनिश्वर है। 23 सितंबर 2009 को ही रेनर मारिया रिल्के के काव्य को दोबारा रमेश चंद्र शाह पढ़ रहे हैं, और अनुभूति करते हैं कि हिम्मत शाह के शिल्प का भाव यंत्र और रिल्के की कविता स्पेस का संवेदन और चिद बिंदु में कहीं ना कहीं साम्य है। शाह सर कला के विभिन्न रूपों और दर्शन में कैसा अद्भुत तादाद में स्थापित करते हैं, ये देखने लायक है। और मैंने कहा था कि कई बार उनको जब कभी लगता है, कहीं चिंता होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग में इतने सालों तक शाह सर रहे हैं, उच्च शिक्षा की सारी शक्तियों और कमजोरियों से वाकिफ हैं, तो कहीं उन्होंने दर्ज किया है जयपुर में ही कि हिंदी विभागों की दुर्दशा पर लिखा है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे शिक्षा संस्थान निर्जीव होते जा रहे हैं। और अभी यही यहाँ मुझे याद आ रहा है उनका उपन्यास विनायक, विनायक में भी कुछ इसी तरह से शिक्षा पर उन्होंने बहुत गहरी बात की है। वो कह रहे हैं कि जो वे शिक्षण संस्थान जो कभी अपनी उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि रुझान कम हो रहा है विद्यार्थियों का भी, या वर्तनी की अशुद्धियों पर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं शाह सर, उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने एक फिल्म देखी 3 अक्टूबर 2009 को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वुमन। इसको देखकर वे गहरे प्रभाव को दर्ज करना नहीं भूले, और कठिन समय में अंकित किया है उन्होंने। तो पिछले मतलब जो 13 से लेके 17 तक का जो 5 वर्ष का समय था, उसको उन्होंने इस डायरी में अंकित किया है। 17 मार्च 2010 की तिथि शाह सर इसलिए महत्वपूर्ण उसको मान रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के श्री शशि शुक्ल ने उन्हें सूचित किया था कि आधुनिक काव्यमाला के 24वें पुष्प के रूप में उनका काव्य संकलन प्रकाशित हो गया है। और ये उनके लिए बहुत खुशी थी, क्योंकि इसकी जो ये माला थी, पुष्पमाला, इसका प्रारंभ हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी से। पंत जी भी अल्मोड़ा के थे, तो उन्होंने मुझे फोन पे कहा था कि ये किताब भी तुम मंगा लो, और पंत जी से शुरुआत हुई है, और 24वां और आखिरी जो समापन हुआ है इसका पुस्तक माला का, वो मुझसे हुआ है। तो इसमें उनकी चुनिंदा कविताएं हैं, और बड़ी लंबी भूमिका है, मतलब कविता को समझने के लिए और कविता किस तरह से रमेशचंद्र शाह जी के हृदय पटल पर दस्तक देती है, वो पूरा लंबी भूमिका में दर्ज किया है उन्होंने। जिसकी बात मैंने की थी कि द स्पोक भर्तहरि,
ये जो अनुवाद था अंग्रेजी में भर्तृहरि के श्लोकों का शाह सर ने किया है। तो इसको भी प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी ने भारतीय साहित्य नाम के प्रश्न पत्र में शामिल किया है, उसका भी जिक्र है इसमें। इस डायरी में संगना के तत्कालीन संपादक प्रयाग शुक्ल जी का जिक्र है। जो प्रयाग शुक्ल जी अभी परसों बात कर रहे थे, वो इस डायरी में अंकित है कि कला समीक्षक के रूप में उनका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। साथ ही संपादक के रूप में उनके कौशल का जिक्र किया, जिसके चलते उन्होंने रमेश चंद्र शाह जी से नाटक और उसके जो रस अनुभव थे उस पर उन्होंने लिखवा लिया, वो सामग्री लिखवा ली, तो उसका उल्लेख किया है। इसके जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं इस बीच में, जैसे प्लेटो का द रिपब्लिक फिर से पढ़ा, अरविंद का लाइफ डिवाइन, अरविंदो को बहुत पढ़ते हैं शाह सर, उनकी सावित्री को कई बार पढ़ा है और मुझे भी कहा उन्होंने कि सावित्री पढ़ूं, पर मैं बिल्कुल आपके साथ ये साझा करते हुए कोई संकोच नहीं मुझे कि सावित्री जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी समझ से परे हो जाता है ये ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ। पर शासन ने इसको कई दफा पढ़ा है, अभी फिर डायरी में दर्ज है। अरविंद का लाइफ डिवाइन पढ़ा है, हरमन हेस्से का उपन्यास नार्सिसस एंड गोल्डमैन, शोपेनहावर को पढ़ा है, गुरजियफ की लाइफ इज रियल ओनली देन व्हेन आई एम, लाइफ इज रियल ओनली देन व्हेन आई एम। और इसके बाद उन्होंने पतंजलि को पढ़ा, खुशवंत सिंह का उपन्यास ट्रेन टू द पाकिस्तान, ओरहान पामुक का द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस, मुकुंद लाट की किताब पढ़ी, कुनराल राल्ड को पढ़ा और कल्याण रे की पुस्तक पढ़ी। इसके अलावा मलाला की आत्मकथा भी पढ़ी, मैं हूँ मलाला, निसर्ग दत्त को पढ़ा और कृष्ण दत्त पालीवाल की जो किताब आई थी हिंदी की प्रसिद्ध भूमिकाएं, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और शाह सर ने मुझसे भी कहा था, ये किताब मैंने उन्हीं के कहने पर मंगवाई थी, यदि तुम हिंदी का अध्यापन कर रही हो तुम्हें तुम्हारे पास ये किताब होनी चाहिए। सारी भूमिकाएं इसमें, जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाकारों की, वो इसमें है। इसके अलावा कुंवर नारायण का कुमार जी, रमेश दवे का हरा आकाश, राजूला शाह ने जो अनुवाद किया था मुझ पर भरोसा रखना, ये वॉन गॉग के पत्र थे जिस पे राजूला ने काम किया था। और शाह सर लिखते हैं कि मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि राजूला इतनी मेहनत इन पत्रों पे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, लेकिन जब वो अनुवाद हुआ तब उनको समझ में आया। तो राजूला शाह से भी मैं उनकी रचनाओं के माध्यम से जुड़ी थी। मुझे याद आता है कि रविंद्र कालिया जी ने एक विशेषांक निकाला था, शायद वागर्थ का विशेषांक था, उसमें उन्होंने जो युवा कहानीकार थे उनकी कहानियां ली थी। और राजूला का जो परिचय दिया था वो मुझे अभी इसी क्षण याद आ गया। उस परिचय में लिखा था कि राजूला जो है वो स्टार परिवार से आती हैं। तो तब तक मैं जानती नहीं थी कि रमेश चंद्र शाह जी की बेटी है, तो स्टार परिवार से मुझे लगा कि फिल्मी स्टार परिवार है। पर फिर आगे जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रमेश चंद्र शाह जी जो है इनके पिता हैं वीरेंद्र कुमार जैन जी, नाना है, माँ खुद इतनी समर्थ कवित्री हैं, कहानीकार हैं। तो फिर राजूला से भी जुड़ाव हो गया। और आपको लगेगा कि मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन फोन पे शायद कभी बात हुई है मेरी, शंपा जी से तो बात हुई है। और इस तरह से कैसे रचनाओं के माध्यम से शाह सर के परिवार से भी मेरा जुड़ाव होता चला गया और एक आत्मीय संबंध लगातार बन गया। तो ये जब पुस्तकें हम देखते हैं, क्रांति कुमार जैन जी की संस्मरण पुस्तक दिनकर की डायरी उन्होंने फिर से पढ़ी है, तो लिखा है कि दिनकर की डायरी पढ़ी है। महाभारत उन्होंने इसी दौरान फिर से पढ़ा, परिमल स्मृतियों का दस्तावेज और और भी बहुत सारा साहित्य। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना शाह सर कितना जितना लिखते हैं उतना पढ़ते भी हैं, कितना पढ़ते हैं। अनेक वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों का जिक्र इस डायरी में है। और अनुपम मिश्र पर भी उन्होंने लिखा है, अनुपम मिश्र के कामों की सराहना की है, अनुपम मिश्र से तीव्र लगाव और उनका जल संरक्षण के लिए जो उन्होंने काम किए थे उनके प्रति एक आदर का भाव इस डायरी में जहां तहां दिखाई देता है।
25 अप्रैल 2010 की तिथि को डायरी में अंकित किया है उन्होंने कि अनुपम मिश्र का फोन। बड़ी रोचक और स्फूर्तिप्रद बातें होती हैं अनुपम के साथ। गजब के पुरुषार्थी हैं अनुपम। अनासक्त कर्मयोग के जीते जागते पाठ। ऐसे लोगों के रहते देश को क्यों निराश होना चाहिए। और फिर इसी डायरी में उस क्षण का भी जिक्र है 20 दिसंबर 2016 को, जब अनुपम मिश्र जी का दुखद निधन हुआ और उसकी वेदना से उनके मन में जो भी स्मृतियां दर्ज हुई वो इस डायरी में अंकित हैं। उस चिट्ठी का भी जिक्र है जिस जो 1 महीने पहले ही अनुपम मिश्र ने रमेश चंद्र शाह जी को लिखी थी और जिसमें कहीं उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि वो ठीक हो रहे हैं। तो एकदम से शाह सर को झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनेक व्याख्यानों का उन्होंने अपने जिक्र किया है। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित द्वारा दिया गया वो सुखद समाचार भी दर्ज है जिसमें शाह साहब के उपन्यास विनायक पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा उनको पुरस्कार घोषित किया गया था। इस डायरी को जब हम पढ़ते हैं कठिन समय में तो पाठक वही नहीं रह जाता। अब इसका मैं बता दूं कि शीर्षक उन्होंने कठिन समय में क्यों दिया है। इसका शीर्षक देने का कारण यह है कि इस दौरान रमेश चंद्र शाह जी कई शारीरिक तकलीफों से गुजरे थे। हर्पीज का आक्रमण हुआ, बहुत उनको तकलीफें हुई, तो हॉस्पिटल का बहुत जिक्र है। कैसे उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, फिजियोथेरेपी जो करने आती थी वो उनसे भी कैसी साहित्यिक बातचीत उनकी होती रहती थी, कितना कष्ट उन्हें हुआ है, ये सब है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि इसका शीर्षक उन्होंने कठिन समय में रखा है। लेकिन बहुत अच्छे क्षण भी है, बहुत सुखद सूचनाएं भी इसमें हैं। और पत्नी का चिर विछोह का दुखद प्रसंग भी है, अस्वस्थता है, लंबा उपचार है। इस कठिन समय से गुजरते हुए शाह सर की जो वैचारिक और जो उनका जो भावनात्मक चिंतन है वो इस डायरी में दर्ज की गई है। डायरी लेखक के रूप में यदि हम देखें तो शाह सर का वैशिष्ट यही है कि उनके नितांत निजी प्रसंग, बिल्कुल निजता से शुरू हुई बात चिंतन के धरातल पर पहुंचकर व्यापक सामाजिक संदर्भों से जुड़ जाती। साफ गोई और स्पष्टता डायरी की विशेषता है। जहां जो अच्छा नहीं लगता उसको बिना किसी हिचक के आपने डायरी में दर्ज किया है। समकालीन साहित्य और समकालीन परिवेश से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो एक चिंतक के हो सकते हैं वो रमेश चंद्र शाह जी के मन में जो उपजे हैं वो इस डायरी में दर्ज है। और नितांत एकांत क्षणों के साथ साहित्यिक और सामान्य व्यक्तियों को भी इस डायरी में उन्होंने मूर्त किया है। अनेक स्थलों पर डायरी लेखक पाठक से बातचीत करने लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि जिन लोगों के भी नाम डायरी में आए हैं, मेरे बहुत सारे मेरे परिचित हैं। उन्होंने आनंद का प्रोफेसर आनंद का जिक्र किया है। एक और आगरा में मेरी परिचित है मैडम घोष मैडम, उनका जिक्र है। मेरा कभी फोन आया है तो उसका जिक्र किया है। और गुरुजीएफ जैसे दार्शनिक के दर्शन को अपनी डायरी में रमेश चंद्र शाह जी ने लिखा है। कुछ इस तरह से अंकित किया है कि लिखते हैं कि गुरुजीएफ ने चेतना को क्रिस्टलाइजेशन के जरिए देह से पूरी तरह से अलग कर दिया था। वह कहता है कि अगर तुम में कुछ सार तत्व है तो वह बचा रहेगा और तुम्हारा मनुष्य जन्म कोई मायने नहीं रखता। निष्कर्षतः यदि हम देखें तो इस उनकी सभी डायरियों में उनकी चिंतन की प्रक्रिया के साथ आत्मनिरीक्षण के क्षण भी गुंफित होते हैं। जीवन का प्रत्येक आंतरिक सत्य, सहजता, संवेदना के साथ एक गहन तल्लीनता डायरी के प्रत्येक प्रश्न में अंकित है। रमेश चंद्र शाह स्वयं एक बड़े विचारवान साहित्यकार और दार्शनिक हैं। कलात्मक जो अनुभूति है और कलात्मकता है और अनुभूति की जो तीव्रता है वो पाठक को एकदम बांध लेती है। और इस तरह से पूरी डायरी एक बैठक में भी हम पढ़ सकते हैं, इतना उसमें शैली में भी एक आकर्षण है, एक संप्रेषण की तीव्रता है और पाठक के ऊपर गहरा असर भी होता है। तो
अ, अर्पण जी, आप मुझे बताइए कि मेरे पास समय है? मैंने संस्मरण और डायरी साहित्य पर अपनी बात की है, समय है तो आप मुझे बताएं। जी, कुछ और बातें अगर करनी हो तो करें। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमेश चंद्र शाह जी के बाकी पक्षों पर तो बहुत काम हुआ है, उनके निबंधकार रूप पर, उनके उपन्यासकार रूप पर। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनके कवि रूप पर काम होना चाहिए, और अभी मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि उनकी कविताओं पर एक पुस्तक स्वतंत्र रूप से मैं लिखूंगी, क्योंकि देखिए उनका जो कवि रूप है, कल जो बात हुई थी, अ, विपिन चंद्र शाह जी ने जो बात की थी, वो मैंने पूरा सुना था कि किस तरह से शासन ने अपनी कुमायूनी भाषा में भी कविताएं लिखी हैं, और हिंदी में उनकी जो बाल कविताएं हैं, बाल साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन पर और उनकी जो प्रकृति परक कविताएं हैं, उन कविताओं में जो दर्शन है, बहुत कई उनकी बहुत छोटी छोटी कविताएं आप देखिए, लेकिन उसमें दर्शन की इतनी गहरी अनगूंजें हैं कि वो उस पर काम होना भी चाहिए। उन्होंने लिखा है अपने संग्रह हरिश्चंद्र आओ की भूमिका में कि कविता लिखने की एक मना स्थिति, एक विचित्र विरोधाभासी मना स्थिति होती है। उसमें चंचलता और निस्तब्धता, गंभीरता और शरारत, सामाजिकता और निजता, प्रवृत्ति और निवृत्ति, लगाव और विलगाव मानो एक साथ काम करते हो। शायद यह विरोधी ध्रुवों के बीच झूलती मेरी जो जीवन अनुभूति का तकाजा रहा है, मैंने इन दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। ये भी कहीं उन्होंने लिखा है कि पहले मैं कविताएं बहुत आसानी से लिख लेता था, और बाद में जैसे जैसे चिंतन का धरातल ऊंचा होता चला गया, युवावस्था में जल्दी कविताएं लिखता था, अब कविताएं लिखना मुझे कठिन लगने लगा है। तो ये उनकी कविताओं पर जैसे लिखते हैं, एक कविता है उनकी, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन कितनी गहरी कविता है। एक प्रश्न शीर्षक है इस कविता का, समझ का वृत्त, समझ का वृत्त आखिर फैलता है क्यों, समझ का वृत्त आखिर फैलता है क्यों, किनारा खोजता है क्यों, रचना बच जाना है, रचना बच जाना है। एक ये भी कविता है जिसमें बचाने की बात उन्होंने की है कि रचना बच जाना है, अपने और तुम्हारे सबके विष का बच जाना है। मैं जो रचता नहीं, न रच पाने की कुंठा भी सह सकता नहीं। उनकी छोटी छोटी कविताओं में यदि देखा जाए तो इतनी अर्थवत्ता है, अर्थ की इतनी गहरी बातें हैं कि उस पर लिखा जाना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। तो ये यहाँ जितने साहित्यकार हैं, सुधीजन हैं, मुझे लगता है कि इस पक्ष पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी, शुक्रिया स्मृति जी, इस वक्तव्य के लिए। आपने बहुत ही समीचीन ढंग से उनके संस्मरणों पर और उनकी डायरियों पर बात रखी। मित्रों, यहाँ पर उनकी डायरी अकेला मेला की भी चर्चा हुई। अकेला मेला को लेकर प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह क्या सोचते हैं, इसे भी सुनते चलते हैं। इस पुस्तक को लेकर नामवर सिंह लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अकेला मेला उनकी डायरी का संकलन है जिसे उन्होंने आंतरिक एकालाप कहा है। डायरी कई तरह की होती हैं। एक दैनंदिनी के रूप में डायरी होती है जिसमें प्रतिदिन के क्रियाकलाप, स्नान ध्यान से लेकर पूजा पाठ तक का वर्णन रहता है। लेकिन यह दूसरे ढंग की डायरी है। आप इसे साहित्यिक डायरी कह सकते हैं। इस तरह की डायरी जिन
साहित्यकारों ने लिखी है उनमें एक महत्वपूर्ण नाम मलयज का है। मलयज और रमेश चंद्र शाह जी के संबंधों से हम सभी परिचित हैं। नामवर सिंह आगे लिखते हैं, मलयज उनके समान धर्मी थे, तो एक ओर मलयज की डायरी है और दूसरी ओर यह अकेला मेला। दोनों की तुलना भी करते हैं नामवर सिंह। और आगे कहते हैं वे, सबसे पहले तो इसका नाम ही ध्यानाकृष्ट करता है। जब मेला है तो फिर अकेला कैसा? इसमें जो विरोधाभास है और अकेला मेला से लेखक का जो अभिप्राय है उसे समझने के लिए भी इस डायरी को पढ़ना जरूरी है। उससे गुजरते हुए ही भीड़ और अकेलेपन के द्वंद्व को समझा जा सकता है। और भी कई विस्तार से उन्होंने बातें की हैं। एक छोटा सा अंश मैंने यहां रखा। और मित्रों, रमेश चंद्र शाह जी अपनी डायरियों में, जिसकी अभी कई सारी वानगी और कई उदाहरण स्मृति शुक्ल जी ने दिए, कैसे अपनी तमाम मानसिक गतिविधियों को रेखांकित करते हैं। अगर कहीं नाटक देख के आ रहे हैं तो उस पर अपनी बात रख रहे हैं, फिल्म देखकर आ रहे हैं तो उसे भी कहीं ना कहीं उस फिल्म के अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। और लगातार अपनी डायरियों में वे इसकी भी चिंता करते हैं कि कल होके जब ये डायरी प्रकाशित होगी, पाठकों के हाथ में जाएगी, तो उनके लिए कितनी उपयोगी होगी। और यह जो अकेला मेला की ही भूमिका है, उसके कुछ अंशों को स्मृति शुक्ल जी ने हम सबसे साझा किया। एक आध अंश इसी भूमिका से मैं रखता हूं, जिसमें डायरी लेखन को लेकर रमेश चंद्र शाह जी क्या सोचते हैं। और हम सभी यहाँ कई साहित्यकारगण उपस्थित हैं, तो हम सभी के लिए यह बात उपयोगी होगी कि हम डायरी लेखन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और डायरी जैसी विधा जिस पर काम किया जाए, और जितने अधिक लोग लिखेंगे, उससे एक हिंदी का और विभिन्न कलाओं के बीच के अंतर संबंधों का जो एक अपना एक संजाल बनता है, उसमें वे सब चीजें काम में आएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो कई बार डायरी न लिखने से छूट भी जाते हैं। हालांकि हर लेखक अपनी स्मृतियों के सहारे बहुत तरह की बातें लिखता है विभिन्न विधाओं में, मगर डायरी में तिथिवार किसी घटना की चर्चा का भी अपना एक खास महत्व है। और अरसे बाद जब हम उसको पलटकर देखते हैं, स्वयं की लिखी हुई डायरी को, तो हमें भी हमारा वह लेखन रोमांचित करता है। तो एक अंश मैं यहां पर पढ़ता हूं और उसके बाद हम लोग कुछ चित्रों को देखेंगे। और स्मृति शुक्ल जी के साथ शाह जी के जो पत्राचार हुए हैं, उनमें से एक दो पत्रों के अंशों को भी सुनेंगे। शाह जी के लिखे हुए पत्रों को जो उन्होंने स्मृति जी को लिखे हैं, उसका वे पाठ करेंगी। लेकिन उसके पहले यह एक आध हिस्सा इसी पुस्तक से, अकेला मेला से, इस डायरी की भूमिका से, जो स्वयं शाह साहब लिखते हैं, मैं सुनाता हूं। डायरी, एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है तभी उसके खुद के अलावा दूसरों के भी काम की चीज हो सकती है, जब उसमें दर्ज हुई बातें कुछ ऐसी हों जिनमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक भी साझा कर सके। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण, उसकी रीझ बूझ,
या नैतिक कल्पना, संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियां, यहां तक कि अध्ययन प्रसंग तक उसके सर्वथा निजी ऊहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर और सार्थक नहीं हो सकती। कई ऐसी महत्वपूर्ण चिंताओं की ओर वे हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। आगे वे लिखते हैं, चूंकि यह अंश बहुत उपयोगी है किसी भी ऐसे लेखक के लिए जो इस विधा में काम करना चाहता हो। आगे सुनिए, हम सभी मानव जीव निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से झगड़ते रहते हैं। जिस झगड़ने में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां भी अपने आप शामिल हो जाती हैं, तो यह जो अजस्र आत्मालाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाहे ही हमारे भीतर चलता रहता है, डायरी क्या उसी को पकड़ने और दर्ज कर लेने की अंतर्विवस्था के कारण ही नहीं लिखी जाती। एक दो और अंश को पढ़कर मैं वापस स्मृति शुक्ल जी के पास आऊंगा। वे आगे लिखते हैं, कम से कम एक तो कारण उसके लिखे जाने का यह ही हो सकता है, यह हो ही सकता है, जिसे बाकायदा यानी औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जाता है, उसके साथ इस डायरी नाम की बेकायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध है? क्या डायरी लेखक की आत्मकथा या उसके संस्मरणों की गठरी है? निश्चय ही नहीं, भले ही दोनों से उसकी कुछ ज्यादा नजदीकी हो। संभवतः यह जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का ही अनिवार्य अंग हो, उसकी अंतः प्रेरणा। किसने सोचा था इन्हें लिखते समय कि कभी इनके प्रकाशित होने की भी नौबत आ सकती है? अपनी समझ से तो लेखक जो कुछ कर रहा था वह सहज अपने राग विराग वश या स्वांत स्तमः शांतये ही कर रहा था, किंतु उस सुदूर संयोगाश्रित एकमात्र घटना के बरसों बाद भी, जब अभी हाल में आधारशिला के संपादन की पहल पर तथा अन्यत्र भी इनके उत्खनन की नौबत आई और तरह तरह के पाठकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसी सिलसिले में जानने को मिली, तो स्वाभाविक संकोच टूटा और एक अप्रत्याशित सा अनुभव हुआ कि ऐसे लेखन की भी अपनी जगह और अपनी प्रासंगिकता अवश्य है। तो यह मित्रों अकेला मेला की भूमिका में रमेश चंद्र शाह जी, और किस तरह से एक निरपेक्ष ढंग से वे अपनी बात कहते हैं और गद्य में, अपने गद्य लेखन में जिस तरह के शब्दों और चिंतन के बीच वे अपनी अभिव्यक्ति को हमारे सामने लाते हैं, वह निश्चय ही किसी गद्य लेखक के लिए एक मानक की तरह है। और हम सभी यहाँ कई दिनों से उन पर चर्चा कर रहे हैं, उनके विभिन्न पक्षों को खास तौर से एकक कर रेखांकित कर रहे हैं, और इस कड़ी में आज खास तौर से हम उनके संस्मरण और उनकी डायरी पर बात कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा वृत्त भी लिखे हैं, उस पर भी अलग से चर्चा करने की हमारी कोशिश रहेगी। यात्रा संस्मरणों पर भी बात की जानी चाहिए, जिसमें देश देशांतर और एकाध और भी संग्रह हैं, उस पर बात होगी। इसी तरह से मित्रों रमेश चंद्र शाह जी कई कई लोगों को, अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को पत्र भी लिखते आए हैं, जिनसे उनका जुड़ाव रहा बहुत ही सहज ढंग से, अकृत्रिम ढंग से, स्वाभाविक रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं वे यह मानते हैं
कि अगर आपने किसी पुस्तक को पढ़ा तो उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिए, क्योंकि बाद में कई चीजें आप भूलने लगते हैं। यह बात हम सब पर लागू है। तो ऐसे में कई लोग इस आदत को अपनी आदत में शामिल कर चुके हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। जो लोग इस आदत को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना चुके हैं, उनमें रमेश चंद्र शाह जी भी हैं। किसी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उनमें उस पुस्तक पर उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वे उसे पत्र लिखेंगे। पहले तो पत्र ही लिखते थे। फ़ोन पर तो मुझे लगता है कम ही लोगों को वे अपनी प्रतिक्रियाएँ देते होंगे। मगर पत्र भेजने का जो सिलसिला है किसी की पुस्तक पर, नए से नए लेखक पर, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। अमूमन बड़े लेखक ऐसा करने से बचते हैं। रमेश चंद्र शाह जी इस मामले में अपवाद हैं। ऐसे कुछ पत्र स्मृति शुक्ल जी को भी उन्होंने लिखे हैं, जिसमें कई बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की है, विचार विमर्श किया है। तो मैं पहले कुछ नमूने उन पत्रों के फोटोग्राफ यहाँ पर दिखा दूं और उनमें से कुछ एक अंश जो स्मृति शुक्ल जी ने इस अवसर पर छांटे हैं, वे उसका पाठ करेंगे। ये कुछ एक पत्र हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले हम देख लें और उसके बाद स्मृति शुक्ल जी द्वारा छांटे गए शाह जी के उन पत्रांश को पढ़ते हैं, सुनते हैं। जी, तो इस तरह से एक छोटी सी झलक हमने दिखाई। यहाँ पर कई पत्र हैं, बस एक वानगी के लिए कुछ एक पत्रों को स्क्रीन पर रखा। और अब मैं निवेदन करता हूँ स्मृति जी से कि इनमें से कुछ चुनिंदा अंशों को पढ़ें। स्मृति जी। जी, धन्यवाद अर्पण जी। और मैं पत्रकांश पढ़ूं उसके पहले मुझे याद आ रहा है रमेश चंद्र शाह जी की जो पुस्तक है एक पते पर, और ये एक पता रमेश चंद्र शाह जी का था। हमें लगता है कि कौन है एक पता, किसका एक पता है? ये एक पता है शाह सर का, जिस पर कि सैकड़ों साहित्यकारों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने और चिंतकों ने इतनी सारी चिट्ठियां पढ़ाई हैं, इतनी सारी चिट्ठियां भेजी हैं। और शाह सर का चूंकि जो मेधा थी, जो अध्ययन था, जो उनका साहित्यकार रूप था, तो लगभग अपनी युवावस्था में 25, 26, 27, 28 साल में ही उनकी एक ऐसी पहचान बन गई थी कि बड़े से बड़े साहित्यकारों से उनका संपर्क हो गया था। और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि शाह सर ने मुझे भी पत्र लिखे, और ये पत्र मेरे जीवन की अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित है। जैसा कि मैंने बताया था कि शाह सर के साहित्य से तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन से परिचित थी, और उसी साहित्य के माध्यम से उनसे एक जुड़ाव था, एक लगाव था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊं, पर मिली उनसे भोपाल में। और कैलाश चंद्र पंत जी जो व्याख्यान माला आयोजित करते हैं, पावस व्याख्यान माला, तो हिंदी भवन में शाह सर से पहली मुलाकात हुई। 2013 की बात है ये, और उस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित ये कार्यक्रम था पावस व्याख्यान माला का। तो उसमें उनके संपादक रूप पर मैंने बात की थी। जब मैं बोल के उतरी तो शाह सर ने मुझसे बात की, सराहना की, प्रेरणा दी मुझे, और फिर मुझसे कहा कि वीणा में तुम्हारे लेख में पढ़ता रहता हूँ। 2009 की वीणा का उन्होंने उल्लेख किया। देखिए 5 साल पुरानी बात है, इतना उनको याद रह गया, लेख का जिक्र किया। तो मुझे अपार हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर इतने बड़े साहित्यकार हैं और मुझे वो कहीं नोटिस करेंगे या मेरा लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्योंकि उन दिनों में मैसेज पे बात होती थी, संदेश फोन पे मैसेज टाइप करके भेजते थे, लेकिन कुछ पत्र भी उन्होंने मुझे लिखे। मेरी जो आलोचना पुस्तक थी हिंदी साहित्य कुछ विचार, उस पर उन्होंने एक पत्र लिखा था। दरअसल ये पत्र क्या था, पूरी किताब की समीक्षा थी। तो लिखते हैं, प्रिय स्मृति, आज तुम्हारी पुस्तक कुछ आधी कुछ समग्र पढ़ गया, और तुम्हें पत्र तुरंत लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में मैं भूल जाऊं, क्योंकि कई बार भूल जाता हूँ जरूरी जरूरी कर्तव्य और बातें भी। तुम्हारी जिज्ञासा
रुचि और साहित्यिक संवेदना का क्षेत्र इतना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है, यह देखकर विस्मय हुआ। यूं पहले भी यहाँ वहां लेख, छिटपुट लेख पढ़ चुका हूँ। महादेवी वाला लेख, जिसका आरंभिक अंश बहुत ही अच्छा है, कई बातें मुझे भी पता नहीं थी या याददाश्त से निकल गई थी। उसके बाद मैंने मालवीय जी का सामाजिक चिंतन पढ़ा, सुखद विस्मय हुआ। कौन याद करने वाला है उन्हें? तुम्हारा ध्यान गया। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है और बहुत सार्थक है उनकी सराहना। साहित्य, सिनेमा और समाज पर भी तुमने बहुत अच्छा लेख लिखा। बाल साहित्य पर भी तुमने लिखा, यह अच्छी बात है। मुक्तिबोध और अज्ञेय जैसे महारथियों को तुमने समझदारी से पढ़ना और जांचना, परखना सीखा, ये विरल है। विस्मित हूं इस पूर्वाग्रह ग्रसित, गुटबंदी ग्रसित साहित्यिक वातावरण, परिवेश में मुझे संतोष है कि तुमने दोनों पर बराबर ध्यान दिया है। विनय पत्रिका के सामाजिक संदर्भ, यह लेख मुझे अच्छा लगा। नारी सशक्तिकरण, यह शब्द ब्रैकेट में लिखा है, यह शब्द मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नारी तो शक्ति है, शक्ति का सशक्तिकरण कैसा? तो ये ठीक ही ठाक लगा। अमीर खुसरो को पढ़ते हुए खुशी हुई। ये एक तरह से मेरे हीरो हैं, अब शायद आउट ऑफ प्रिंट हैं। गौड़ जनजाति और संस्कृति पर लिखा तुम्हारा लेख मेरे लिए नया तथा विचार उत्तेजक लगा। दलित साहित्य पर भी तुम्हारी दृष्टि गई है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों की कविता पर तुमने पूरे मनोयोग से नहीं लिखा, ऐसा लगता है। अभी और गहराई अपेक्षित है। संस्मरण और डायरी पर भी तुमने अपेक्षित ध्यान दिया है। हिंदी सिनेमा में स्त्री भी एक नया और विस्तृत लेख है। कुछ और लेख भी पढ़ गया। अब फुर्सत और मनोयोग से पढ़ना बहुत कम होता है। अलग अलग चीजें मेरा ध्यान समेटती हैं। मेरा पढ़ना लिखना जिस लय में अब तक चलता रहा है, वह लय भंग सी हुई है। शायद इस बारे में तुमसे बात हो चुकी है। शायद अब स्वास्थ्य के कारण या अंतर्द्वंद के कारण अस्थिरता में एकदम गहरी छलांग लगाना संभव नहीं है। जो अभूतपूर्व ऊर्जा थी, कहीं उसमें कमी है। अब ये चिट्ठी पत्री व्यतीत की वस्तु हो गई है। पत्र लिखा जाना ही अटपटा सा लगता है, और पत्र पहुंच भी जाए, ये बात फोन पर भी कहते हैं कि डाक विभाग से यदि पत्र मिल गया समय पे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहुंच भी जाए तो ही ठीक। एक तरह से पत्र घसीट रहा हूं, पहुंच जाए शायद। आशा है सपरिवार स्वस्थ और सानंद हो। शुभकामना, लिखती रहो। सहस्नेह, रमेश चंद्र शाह। और भी एक पत्र है जिसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूंगी, जिसमें लिखते हैं, ये नवंबर 2014 का पत्र है। ये जो पत्र मैंने पढ़ा है ये बाद का है और ये पहले का पत्र है। प्रिय स्मृति, तुम्हारा पत्र और संलग्न नया ज्ञानोदय वाली सामग्री की छाया प्रति भी यथा समय मिली। तो ये छाया प्रति इसलिए भेजी थी कि इसमें 2014 नवंबर में शाह सर की कुछ कविताएं प्रकाशित हुई थी नया ज्ञानोदय में, और वो उनको बाद में मिला था। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसकी फोटोकॉपी मुझे भेज देना, तो वो मैंने भेजी थी। तो लिखा है, यथा समय मिली इस उदार और गुणग्राही तत्परता के लिए तुम्हें धन्यवाद। पत्र संवाद को लेकर जो चिंता तुम्हारे सातवीं पत्र में अनायास झलकती है वह सार्थक है। तुमने पावस व्याख्यान माला में जो वक्तव्य दिया था वह हम सभी को पसंद आया। तुम्हारी सुरुचि और अध्ययनशीलता की छाया दिखती है उसमें। यही मानता हूँ कि डायरी और पत्र की तथाकथित अनौपचारिक विधाओं में आगे भी तुम्हारी उत्सुकता, जिज्ञासा कायम रहे और रंग लाए। तुमने पत्र में जिस किताब का उल्लेख किया है वह किताब घर से छपी मेरी चौथी डायरी है। चाहता हूँ ये जानता हूँ कि चारों पुस्तकें तुम्हारे पढ़ने में आई हैं। हिंदी का
सबसे बड़ा सार्वजनिक दुर्भाग्य यह रहा है कि इसमें लेखक ही लेखक है, पाठक नहीं है। एक निबंध की किताब आई है, ये किताब थी नैमित्तिक, और उन्होंने लिखा है कि तुम्हें सुलभ कराना चाहता हूँ। इसके आगे और भी बातें उन्होंने इस पत्र में लिखी हैं। कुछ अशुद्धियों पर ध्यान आकर्षित किया है कि विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में जो अशुद्धियां प्रकाशित हो जाती हैं, उससे किस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इस पर बात की है। तो इस तरह शाह सर के कुछ पत्र मेरे पास हैं, और मुझे लगता है कि अब तो पत्र विधा वाकई संकट में है, बहुत कम पत्र लिखे जा रहे हैं। और व्हाट्सएप पे भी मुझे एसएमएस मिलते रहते हैं शाह सर के। तो ये सारी चीजें मेरी धरोहर है, उनका स्नेह, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। तो मैं सचमुच उन हजारों लोगों की तरह, हजारों पाठकों, नवोदित साहित्यकारों, जिनको शाह सर प्रेरणा देते रहे, ये अकेली मेरी अनुभूति नहीं है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, तो उनको शाह सर ने हमेशा प्रेरित किया है। मैं जी। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न साहित्यकार जन जुड़े हुए हैं, सुधीजन जुड़े हुए हैं, और अर्पण कुमार जी को बहुत विशेष तौर पर आभार और शुक्रिया देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और मेरे प्रिय साहित्यकार शाह सर पर मुझे कुछ, उनके साहित्य पर कुछ बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। जी, आभार स्मृति शुक्ल जी। आपने समय निकाला और अपनी बात रखी। और जाते-जाते मित्रों, 2 चित्र हम देखते चलते हैं, जिनमें स्मृति शुक्ल और रमेश चंद्र शाह जी हैं। अलग-अलग अवसरों के चित्र हैं। तो इन चित्रों पर स्वयं स्मृति जी से हम उनकी टिप्पणी लेते चलें। जी। जी, ये जो चित्र है ये 2019 का है, अगस्त 2019। और यहाँ शाह सर के साथ मैं भोपाल में हूँ। वही पावस व्याख्यान माला के अवसर का चित्र है। इसमें अनीता सक्सेना जी दिख रही हैं, और शाह सर साहित्य पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, और कुछ उन्होंने अ, ऐसी बात कही है कुछ जिससे कि हम लोगों को हंसी आई है। और ये जो दूसरा चित्र है, जो चित्र आपने अभी दिखाया दूसरा, जी। जी, ये 22वीं पावस व्याख्यान माला का चित्र है। और ये कवि प्रदीप पर केंद्रित थी व्याख्यान माला, और उसके साथ साथ शिवमंगल सुमन जी पर केंद्रित थी। पहले दिन इन दोनों व्यक्तित्व पर बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। मुझे याद है कि प्रदीप जी की पुत्री इसमें आई थी। और दूसरे दिन जो 18 तारीख थी, 18 अगस्त 2015, इस दिन हिंदी के कहानी साहित्य पर बात हो रही थी। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी। और इसमें मुझे मुकेश वर्मा जी दिख रहे हैं, उर्मिला शिरीष जी दिख रही हैं, और प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, ये मंच पर हैं। तो हिंदी कहानी के 3 दशक पर बात मैंने की थी। और शाह सर ने मुझे बहुत सराहा था, और कहा था कि तुमने कहानियों के जो सगुण दृष्टांत उपस्थित किए हैं, उनसे निश्चित ही मेरा भी सहमति है। जो बात तुमने कही है उससे मैं सहमति रखता हूँ। तो उनकी ये टिप्पणी प्रकाशित भी हुई है संवाद और हस्तक्षेप में, और ये भी मेरे लिए बहुत उत्प्रेरक का काम करती है। ऐसी टिप्पणियां आप समझ सकते हैं कि हम जैसे विद्यार्थियों के लिए हमेशा जो सीखना चाहते हैं, साहित्य के प्रति जो जिज्ञासा है, और जब ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हमें हमारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगता है। ये उसी अवसर का चित्र है। शुक्रिया स्मृति शुक्ल जी। और मित्रों, अभी हमने रमेश चंद्र शाह जी के यात्रा संस्मरणों की चर्चा की,
और हम कोशिश करेंगे कि उनके 2 यात्रावृतों, एक लंबी छाह और देश देशांतर पर भी कुछ विस्तार से बातचीत हो। आगे की कड़ियों में किसी एक कड़ी में यह कोशिश रहेगी। फिलहाल एक कविता, एक लंबी छाह, इस नाम से ही उनका यात्रा संस्मरण भी है और यह कविता भी है। तो जाते जाते अपने प्यारे लेखक की इस कविता को सुनते चलते हैं। एक लंबी छाह। एक लंबी छाह कंधे पर पहाड़ी के चढ़ी, फिसली अचानक ढुलकती सरपट ढलानों पर, दूर घाटी तक खिंचा निस्पंद सन्नाटा, अचानक लहर लेता हो उठा चंचल, अचानक लहर लेता हो उठा चंचल। शून्य की किस डाल से टपके न जाने झुंड चीलों के, उमड़ते काटते चक्कर, झूलते आकाश में ले डुबकियां, गिरते उछलते गेंद से गतवर। तो यह एक बेहद भावप्रवण और एक उल्लेखनीय कविता रमेश चंद्र शाह जी की, कम शब्दों में और जिस तरह के कुछ खास शब्दों के साथ वे अपनी कविता में गति और प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अपनी सोच को ले आते हैं, किसी भी चिर परिचित विषय दृश्य को खास बना देते हैं। कुछ एक शब्दों के चयन मात्र से वह अपने आप में अद्भुत है। एक लंबी छाह उनकी ऐसी ही एक कविता है। तो मित्रों, आज की यह कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और 8:30 बजे हम पुनः उर्मिला श्रेष्ठ जी को सुनेंगे। वे उनके कहानी संग्रह पर अपनी बात रखेंगी। मोहल्ले का रावण जो उनका जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और इस नाम से उनकी शीर्षक कहानी भी है, इन सब कहानियों पर बात करेंगे। रमेश चंद्र शाह जी की कई सारी कहानियां हैं, तो खास तौर से मोहल्ले का रावण संग्रह में संकलित इन कहानियों पर चर्चा करके हम अपने उस कड़ी को एक विशेष कड़ी बना रहे हैं, ताकि हमारे वक्ता उन कहानियों तक अपने को रखते हुए एक विशेष संदर्भ के साथ अपनी बात रख सके। रमेश चंद्र शाह जी का जो कथाकार का पक्ष कैसा है, उस पर अभी हम सुनेंगे कुछ समय बाद, रात्रि 8:30 बजे से। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे साथ पुनः जुड़े। शुक्रिया स्मृति शुक्ल जी, शुक्रिया तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति आभार, शुक्रिया।